हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी ना बहुत अजीब है। मतलब अजीब इन सेंस कि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किसके घर में क्या है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। क्या है, बाहर से सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर से दुनिया भी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या सच में दुनिया ऐसी है? आपको लगता है आप जैसा किसी को देख के सोचते हैं, क्या वो इंसान वैसा ही है? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने घर वालों को जानते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको पता है। पर क्या आपको अपने अड़ोस पड़ोस के घरों के बारे में पता है? मैं ये नहीं कहता कि जाके पता कीजिए, इसकी जरूरत भी नहीं है। पर क्या होता है जब कभी ऐसे घर में किसी को जाना पड़े, उनके हिसाब से रहना पड़े, उनके हिसाब से ढलना पड़े, और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है वहां से जाने का, उनको उसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा। कभी सोचा है आपने कि उस पर, उस इंसान पर क्या बीतेगी? तो दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही है। आज की कहानी है एक लड़की के बारे में, जिसके कई सारे छोटे छोटे सपने थे अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर। पर क्या होता है आगे, वो आप इस कहानी में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। दोस्तों, जो मेरा पात्र है उसका नाम है सुमन। ये नाम मैंने खुद से दिया है। अगर ये नाम किसी से रिजेंबल करता है या कोई है, तो वो सिर्फ इसे एक काल्पनिक नाम ही माने और आगे ना माने कुछ भी चीज। सिर्फ मैंने कहानी को नरेट करने के लिए दो नामों का इस्तेमाल किया है। सुमन, हाथ में सुर्ख लाल मेहंदी, लाल जोड़ा, भारी भरकम गहने, और हाथों में उसके पति भास्कर का हाथ। वो उसके कंधे पे सर रख के एक छोटा सा सपना देख रही थी। वो देख रही थी उसकी बारात बस थोड़ी देर में उसके ससुराल पहुंच जाएगी। वहां एक बड़ा आलीशान घर होगा, जैसा उसने सुना था लोगों से। खूब सारी सजावट, बैंड बाजा, बारात होगा। वो धीमे धीमे कदमों से चलकर गृह प्रवेश कर रही होगी, जैसा उसने बचपन से कई सारी फिल्मों में देखा था। वो ये सब सोचकर मुस्कुरा रही थी और बार बार भास्कर को देख रही थी, जो शादी की थकान में कार में बैठे बैठे झपकी ले रहा था। दरअसल सुमन और भास्कर की शादी पिछली रात ही हुई थी, और अब सुमन की बारात उसकी विदाई के बाद वापस लौट रही थी। कार फुल स्पीड में भास्कर के गांव के लिए बढ़ी जा रही थी। भास्कर का गांव राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे था। गांव शुरू होते ही सुमन खिड़की से बाहर झांकना देखना चालू कर देती है। गांव काफी सुनसान सा था, बहुत कम घर थे और ना के बराबर ही हरियाली थी। मतलब कहा जाए तो काफी रूखा सूखा सा गांव दिख रहा था। पर फिर भी ये सब सुमन को अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके बचपन का सपना, शादी करना, जो पूरा हो गया था। भास्कर भी उड़ गया और वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में कार भास्कर के पुश्तैनी घर पर जा लगी। यह घर एक 3 मंजिला इमारत थी, बहुत ही विशाल पर उदास सी। जब सुमन कार से निकली तो वहां का माहौल देखकर सन्न रह गई। वहां ना ही कोई सजावट थी और ना ही कोई बैंड बाजा। साथ ही जब उसने घर को देखा तो उसको बहुत ही अजीब लगा। वो घर कई साल पुराना लग रहा था। शादी है तो वो ना ही कोई नया पेंट किया गया था, ना ही कोई रौनक थी। किसी तरह की लाइट, किसी तरह की सजावट कुछ भी नहीं थी। जैसे आजकल हम देखते हैं आम घरों में, शादियों में कैसी सजावट की जाती है, वैसा कुछ भी वहां नहीं था। और आसपास ना ही एक, जैसे आलिशान घर होता है तो आसपास बागवानी होती है, गमले होते हैं, पौधे होते हैं, ऐसा कुछ भी वहां नहीं था। साथ ही एक नए शादी वाले घर के आसपास बहुत भीड़ रहती है, रिश्तेदार पहले ही बाहर खड़े हो जाते हैं कि बहू अब आएगी। पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। घर देख के उसकी मनहूसियत, मतलब वो घर कितना मनहूस होगा, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसने बड़े अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए भास्कर को देखा और भास्कर के साथ जाकर घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मतलब वो अपने पति को बहुत अजीब से देख रही थी कि यार तुम कुछ तो बोलो कि ये क्या है। मतलब मैंने जैसे सपना देखा, मैंने सोचा, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और भास्कर कुछ नहीं बोल रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा।
कि उनके स्वागत के लिए भी वहाँ कोई खड़ा नहीं था। ये दोनों दरवाजे पे खड़े हैं, पर वहाँ स्वागत के लिए कोई भी नहीं है। साथ ही जो भी रिश्तेदार थे, वो आस-पास के ही थे, ज़्यादा दूर के नहीं थे, तो बहुत लोग शादी से ही अपने घर चले गए। बाकी जो कुछ लोग बचे थे, वो घर के अंदर चले गए। भास्कर भी कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही वो अपनी बीवी की तरफ देख रहा था, क्योंकि अभी तक उसने जैसे-तैसे सुमन की बातों का जवाब दिया होगा, शादी से पहले बातें की होंगी, कई तरह के वादे किए होंगे, पर अब जो सुमन देख रही थी, वो बिल्कुल अलग था। ना ही यहाँ पे कोई सजावट थी, ना ही यहाँ पे कोई रिश्तेदार थे, नई बहू पति के साथ दरवाजे पे खड़ी है और उसके स्वागत के लिए कोई नहीं खड़ा है। दरअसल भास्कर नजरें चुरा रहा था, क्योंकि उसके पास अब जो सवाल सुमन आंखों से पूछ रही थी, उसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, वो हाथ में थाली लेकर बाहर आई। साथ ही एक 45 और एक 65 से 70 साल की औरत भी वहां पर आई। सबसे आगे भास्कर की माँ और पीछे उसकी चाची और दादी थे। वो पास आई और बोला, बहू, अब मैं जैसा बोलूं वैसा करती जाना। इस घर की कुछ रीत है और तुझे वही मानना पड़ेगा अब से। सुमन को कुछ लोगों को पास आता देख के ही पहले तो बहुत सुकून मिला कि चलो कोई तो आया। वो बोली, ठीक है माँ, जैसा आप बोले। उसके पास कोई और चारा नहीं था। भास्कर की माँ ने उसकी चाची को इशारा किया और उसकी चाची ने सुमन के दुपट्टे और भास्कर के कंधे पर रखे कपड़े के बीच लगी एक गांठ को खोल दिया। सुमन को ये बहुत अजीब लगा कि ये गांठ, मतलब जो शादी के दौरान बांधी जाती है फेरों के समय पे, ये गांठ ऐसे ही नहीं खोली जाती। उसका एक नियम होता है शादी के बाद, और इन्होंने गृह प्रवेश से पहले ये गांठ खोल दी। पर वो कुछ नहीं बोल पाया। इसको लगा चलो कोई रीत होगी यहाँ की, जैसा है वैसा ही सही। फिर भास्कर की माँ ने भास्कर को कुछ इशारे किए और भास्कर ने अपने हाथ से वो सारे धागे खोल दिए जो कि उसको पूजा पाठ के दौरान शादी में बांधे गए थे, और खोल के उनको घर के बाहर ही एक पेड़ पर टांग दिया। अपनी माँ का इशारा पाते ही वो बिना कुछ बोले, बिना सुमन के ही घर में अकेले ही अंदर प्रवेश कर गया। सुमन को यह भी बहुत अजीब लगा कि भास्कर अकेले ही चला गया, जबकि गृह प्रवेश के समय पे दोनों को साथ में अंदर जाना चाहिए था। भास्कर की माँ ने कहा, बहू परेशान मत हो, थोड़ी देर रुक जा, तू भी अंदर जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ी रुक। उसकी चाची ने फिर सुमन के हाथ से वो सारे धागे काट दिए, वो धागे जो कि शादी के समय उसको बांधे गए थे, जिसमें कुछ नजर के धागे थे और कुछ कलावा ये सब थे। साथ ही उससे पूछा कि कोई लॉकेट या ताबीज तो ना है गले में। सुमन ने नाम में सर हिलाया। उसके गले में ऐसा कोई ताबीज और धागा नहीं था। भास्कर की माँ ने साथ में लाई हुई थाली को आगे कर दिया, जो थाली लेके अंदर से आई थी। उसमें काले सरसों, काले रंग के चावल, काली तिल, काला कपड़ा, काली राख और कटोरी में कुछ गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड था। सुमन की नजर उस काले लाल रंग के लिक्विड पे टिक गई और उसको अजीब तरीके से देख रही थी। तभी हंसकर भास्कर की माँ ने कहा, अरे क्या देख रही बहू, ये सिर्फ रंग ही है, जो तू सोच रही ना वो नहीं है ये। सुमन ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। उसने आगे बोला कि इस थाली को पकड़ और घर के अंदर आ जा। मतलब भास्कर की माँ ने वो थाली सुमन को पकड़ा दी और बोला कि अंदर आ जा, पर पहले बायां कदम रखना। सुमन से अब नहीं रहा गया और उसने टोक दिया कि माँ, पर मैंने तो सुना था कि पहले दायां कदम रखते हैं और गृह प्रवेश की तो कोई रस्म ही नहीं हुई। इतने पे भास्कर की दादी आगे आई और बोला, क्यों री भास्कर की माँ, ये तो बहुत बोले हैं, और लाओ शहर की पढ़ी लिखी लड़की। सुन लड़की, जैसा बोला जावे वैसा कर, कब क्या क्यों आज के बाद ना सुनूं मैं। और वहां से चली गई। घर के दरवाजे पे ही बहू को डांट पड़ गई। सुमन भी सन्न रह गई। भास्कर की माँ को भी बहुत असहज लगा, वो भी असहज हो गई थी। उन्होंने सुमन से बोला, बहू, इनकी बात का बुरा ना मानना, ये घर का भला बुरा सब जानती हैं, तभी ये बोल रही हैं। अभी मैं जो बोलूं वो करो, और यहाँ ऐसा ही होता है तो करना ही पड़ेगा ना। सुमन ने वही किया। वो थाली को हाथ में पकड़ी और घर के अंदर आ गई। ग्राउंड फ्लोर वाला जो एरिया बिल्कुल आम घर के जैसा ही था। घर के सारे मर्द एक तरफ बैठकर बात कर रहे थे, जिसमें भास्कर के पिताजी, उसके चाचा और कुछ बाकी के रिश्तेदार भी थे। कुछ दो चार बच्चे भी वहाँ बैठे थे। ये बच्चे शायद शादी में आए हुए थे, मेहमान के होंगे या कुछ घर वालों के ही।
सुमन को कहा गया अगली रस्म तक ये थाली अपने साथ रखना, और उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। उससे अब तक नॉर्मल होने के बजाय बड़ा सब कुछ अजीब लग रहा था। मतलब वो ये घर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था, वहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, वो शादी वाला माहौल नहीं लग रहा था घर में। सुमन भास्कर का इंतजार कर रही थी बैठे बैठे उस कमरे में, और उसको ये भी पता था कि ये रूम उसका बेडरूम नहीं है, क्योंकि वो रूम बहुत छोटा सा था, उसमें एक छोटा सा पलंग डला था। बस वहाँ उसको बैठा दिया गया था कि तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना है। वो समझ गई कि ये कमरा तो मेरा नहीं है, पर अभी कोई चारा नहीं है तो उसको वहीं बैठे रहना है। तभी भास्कर की दादी, चाची और इसकी माँ फिर से वहां पर आए। सुमन अब की बार उठ के उनके पैर छूने को गई, क्योंकि उसने अभी तक किसी का पैर छुए नहीं थे। तो तीनों पीछे हट गई और कहा, अभी नहीं बहू, तो अभी किसी के पैर नहीं छू सकती। सुमन ने कहा, माँ बहुत थकान हो रही है, मैं मेरे रूम में जाऊं क्या? ये गहने और ये कपड़े उतार के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, ये लहंगा बहुत भारी है। भास्कर की माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी एक रस्म बची हुई है, वो हो जाए फिर ही जाना। तब तक ना कुछ खाना है ना पीना है। यहाँ के नियम थोड़े अलग हैं और वो तो मानने ही है। तो तू यहीं बैठ, और जब तक मैं ना बोलूं इस कमरे से कहीं बाहर मत जाना। सुमन ने भी हाँ में सर हिला दिया और वहां पे पड़े एक पलंग पर जाके बैठ गई। मन ही मन वो भास्कर को कोस रही थी, कुछ यहाँ छोड़कर वो जाने कहाँ घूम रहा होगा। वहां बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने उस कमरे की खिड़की से बाहर देखा। काफी अंधेरा हो चुका था। सुमन ने अपने पर्स में से फोन निकाला और टाइम देखा तो उसमें 11 बज रहे थे। अब सुमन को बहुत भूख लग गई थी। दिन भर का सफर था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। जैसे तैसे उसने कमरे में एक और घंटा बिताया। तभी फिर से तीनों औरतें उसके कमरे में आई। सुमन को वो थाली लेके उनके साथ आने के लिए कहा। सब घर की सीढ़ियों से होके दूसरी मंजिल तक गई, मतलब उसकी चाची, दादी और उसकी सास। अब भास्कर की दादी ने बोला, बहू, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी गलती ना होवे। जो मैं बोलूं उसको गांठ बांध ले, तुझे वही करना होगा जो मैं बोल रही हूं। ये वाली थाली जो तू लेके आई है, इसे लेकर तुझे तीसरी मंजिल पर जाना है। वहां का मेन दरवाजा खोलना और अंदर चले जाना। अंदर जाके तुझे सीधे हाथ में एक और दरवाजा मिलेगा, उसे खोलना। वो एक छोटा सा कमरा है, वहां लाइट नहीं रहती है, ऊपर बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो ये दिया लेते जा तू अपने साथ, ताकि तुझे अंदर कुछ दिख सके। अब वहां उस कमरे में एक मूर्ति रखी हुई है, उसको सबसे पहले इस राख का टीका करना, फिर उस पर ये सारा सामान चढ़ा देना, फिर इस कटोरी को उस मूर्ति के मुंह से लगाना। इसके बाद वहां 2 मटके रखे होंगे जिन पे काले रंग के कपड़े बंधे हैं। उन दोनों मटकों को खोलना और अपने हाथ की एक एक चूड़ी उनमें डाल देना। इसके बाद मटके को फिर से अच्छे से टाइट बांध देना और वापस आ जाना। याद रहे, कुछ भी हो उस मूर्ति की आंखों में नहीं देखना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। जब सब हो जावे तो सीधा कमरे से बाहर आ जाना। ये सब सुन के ही सुमन का डर से पसीना छूटने लगा। उसके हाथ पैर नीले पड़ रहे थे। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आखिर ये किस तरीके की रस्म है, ऊपर किसकी मूर्ति है। 1000 तरीके के सवाल एक पल में उसके मन में आने लगे। उसे लगने लगा, आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये किस तरीके की शादी है, मैं किस तरीके की शादी में आ गई हूँ। सुमन के देखे हुए सपने और हकीकत में जरा भी मेल नहीं खा रहा था। मतलब जो सपना वो आते टाइम कार में बैठ के देख रही थी और जो अभी हो रहा था, दोनों बिल्कुल अलग था। सुमन ने वहां रखी एक घड़ी में समय देखा तो 12:30 बज रहे थे। सुमन की चाची सास ने बोला, अब जा बहू। सुमन थाली लेके तीसरी मंजिल पे की सीढ़ियों पे जाने लगी। 2-3 सीढ़ी ही चढ़ी थी कि वो मुड़ के अपनी सास को देखा तो उसकी सास की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसा वो मन से नहीं चाहती है कि सुमन ये सब करे। वो तुरंत ही अपने भाव को छुपा ली और आंखों से उसे ऊपर जाने का इशारा किया। सुमन तीसरी मंजिल पे पहुंच गई। वहां बिल्कुल अंधेरा था। अब वहां रोशनी का एक ही सोर्स था, वो था वो जलता हुआ दिया। सुमन ने ऊपर से मुड़कर देखा तो अब दूसरी मंजिल पे कोई नहीं था। सब वहां से चले गए थे। सुमन के पास कोई भी चारा नहीं था। वो डरते कदम से आगे बढ़ी।
एक अनजान घर, वहां एक अनजान रहस्य, फिर ये अनजान विधि, सब कुछ सुमन को डराने के लिए काफी से बहुत ज्यादा था। सुमन उस कमरे के दरवाजे तक गई तो तीसरी मंजिल का दरवाजा बंद था, पर उस पर कोई ताला नहीं लगा था। उसने उसे धीमे से खोला। एक चरचराहट की आवाज के साथ वो दरवाजा खुलता चला गया, जैसे अंदर से कोई फोर्स उसे खोल रहा हो। अंदर कोई शक्ति थी, कोई एनर्जी थी जो उस दरवाजे को खोल रहा था। और एक ठंडी सी हवा, जिसमें थोड़ी दुर्गंध भरी थी, वो ठंडी सी हवा आके सुमन के चेहरे से टकराई। सुमन ने तुरंत उस दिए को एक हाथ से ढक लिया, क्योंकि अगर वो दिया बुझ जाता तो वहां बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता। अब सुमन उस तीसरी मंजिल के हॉल के अंदर थी। वो कमरे के अंदर आ गई। वो कमरा बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा था, धूल गंदगी चारों तरफ पड़ी हुई थी। साथ ही वहां सिर्फ टूटे फूटे फर्नीचर और बर्तन पड़े थे। सुमन उस दिए की रोशनी से इधर उधर देख रही थी और उस छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ रही थी। कभी वो झटके से एक तरफ देखती, कभी दूसरी तरफ देखती। उसको बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसको देख रहा है, उसके आसपास कोई और भी है, एक नहीं कई सारे लोग। तभी उस हल्की रोशनी में सुमन को एक दरवाजा दिखा, एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा। उस पर भी कोई कुंडी नहीं थी। उस दरवाजे के पास ऐसी आवाज आ रही थी जैसे अंदर में कोई इंसान सो रहा हो, कोई आदमी या कोई जानवर, कोई सो रहा है। और उसकी हल्की खर्राहट के साथ जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। सुमन डरते हुए उस दरवाजे को भी धीमे से खोला और उसको दादी की बात याद आई, अंदर जो भी मूर्ति होगी उसकी आंखों में नहीं देखना। सुमन उस कमरे में सर को झुकाए हुए घुसी और घुटने के बल बैठ गई। वो कमरा बहुत छोटा था और सुमन ने एक भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था, तो उसे वहां बैठने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसने दिए की रोशनी में देखा तो वहां 2 मटके रखे थे, जिनका मुंह काले रंग के कपड़े से बंधा था। साथ ही एक लगभग 2 फीट की पत्थर की मूर्ति थी। सुमन ने जब उस मूर्ति को नीचे से देखना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। उस मूर्ति के 4 पैर और 4 हाथ थे, एक बड़ा सा पेट था। उसने उससे ऊपर नहीं देखा, क्योंकि उसको उसकी आंखों में देखने के लिए मना किया गया था। उसने जहां तक मूर्ति को देखा वहीं से उसने अंदाजा लगा लिया। थाली में रखे हुए लाए हुए उस काले रंग के राख से उसने उस मूर्ति का टीका किया, मतलब अंदाजे से ही कि यहाँ तक पेट है तो इसके ऊपर सर होगा। उसने टीका उस मूर्ति को लगा दिया। फिर काले चावल, काले तिल, काला कपड़ा, काले सरसों को उसने उस मूर्ति पे चढ़ा दिया। फिर उस कटोरी को उठाया जिसमें गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड था। दरअसल ये तो खून था। वो उस मूर्ति के मुंह तक लेके गई और उसके मुंह पर लगा दिया। यहां पे सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में उस कटोरी में रखे लिक्विड को, उस खून को पी रहा है। एक बार को उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जीभ से उसके हाथ को चाटा हो। वो डर गई, उसके हाथ से वो कटोरी छूट गई। अब वो इतना डर गई थी कि उसने गलती से ऊपर देख लिया। उसकी नजर सीधा उस मूर्ति के फेस पे चली गई। उसने जो हल्की सी रोशनी में देखा तो पाया कि वो एक शैतान की मूर्ति थी, जिसके बड़े बड़े दांत और सर पे 2 बड़े सींग थे। सुमन का डर से बहुत बुरा हाल हो गया। उसकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई और उसने वापस सर को झुका लिया। अभी आधा ही काम हुआ था। सुमन को लग रहा था कि बस वो यहां से कैसे भी भाग जाए। उसे अब उन मटकों को खोल के उसमें अपनी एक एक चूड़ी डालनी थी, पर वो इतना डर गई थी कि वहां से तुरंत उठ गई और एक झटके से मुड़कर जाने लगी। तभी उसके लहंगे से लगकर दोनों मटके लुढ़क गए और गिर गए और वहीं पे दोनों मटके टूट गए। सुमन ने देखा तो उन मटकों में से कई सारी चूड़ियां थीं और बहुत सारी राख थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की अस्थियां हों। सुमन का हाल अब ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। वो उस छोटे कमरे से बाहर आ गई। हड़बड़ी में उसने थाली वहीं छोड़ दिया और बस दिया साथ लेके आई और वहां से बाहर आ गई। बाहर आते ही वो भाग कर नीचे आई। घर के सारे सदस्य वहां हॉल में बैठे थे। अब वहां सिर्फ भास्कर के पिताजी, उसकी माँ, चाचा चाची, दादी, 2 लड़कियां, शायद उसके चाचा की बेटियां थीं, और भास्कर था। सबको देख के वो भागते हुए आई। उसको ऐसा देख के उसकी सास ने उसको गले से लगा लिया और पूछा,
जैसा बताया था वैसा किया ना बहू? सुमन बहुत डरी हुई थी। उसकी दादी ने भी पूछा, कुछ गलती तो ना करी तूने? सुमन का डर से बहुत बुरा हाल, वो कुछ ना बोले। उसकी सास ने उसको पानी दिया और पूछा, बहू तूने सब कुछ किया ना, कुछ गलती तो नहीं की ना? तो सुमन ने सर को हाँ में हिला दिया। वो झूठ बोल गई कि उसने जैसा बताया था सब कुछ वैसा ही कर दिया है। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि ऊपर क्या हुआ है। घर में सबके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। सुमन की सास उसे लेकर उसके कमरे में गई। ये सुमन और भास्कर का कमरा था। भास्कर ने उसको गले लगा दिया, पर सुमन ने उसको धक्का देते हुए दूर किया और बोला, कहाँ थे तुम दिन भर? मैं अकेली थी, कितना डर गई थी, तुमको पता भी है? तुम तो मजे काट रहे थे बाहर। भास्कर ने हंसते हुए गले लगाया और पास में बैठाया। बोला, रस्म ही ऐसी थी, मैं क्या करता, मुझे तुम्हारे पास तक नहीं आना था। जब तक ये रस्म नहीं हो जाती हमारी शादी को इस घर में वैलिड नहीं मानते। अब हम दोनों पति पत्नी बने हैं। तभी सुमन की चाची चाची सास उसके लिए खाना लेकर आई और उसको खाने के लिए कहा। खाने में चिकन और मटन बनाया था। सुमन नॉनवेज नहीं खाती थी, तो उसने भास्कर को देखा। भास्कर ने चाची से कहा, चाची ये नॉनवेज नहीं खाती, कोई सब्जी है तो ले आइए ना। सब्जी आई और सुमन ने फिर खाना खाया। अब रात के 2 बज चुके थे और सब लोग अपने कमरे में सोने चले गए। भास्कर की दादी ग्राउंड फ्लोर में हॉल में ही एक किनारे में बेड पर सोया करती थी और वहां से उनको वो सारी सीढ़ियां दिखती थीं जो दूसरे और तीसरे मंजिल पे जाती थी। रात में जब वो सो रही थी तब उसकी दादी ने एक सपना देखा। मतलब भास्कर की दादी ने एक सपना देखा कि वो उस हॉल में उसी जगह पे सो रही हैं। मतलब उन्होंने सपना देखा कि वो सपने में भी उसी जगह पे सो रही हैं। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा है और अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर में कोई नहीं है। एक नाइट बल्ब जल रही है जिसकी हल्की सी रोशनी है और हल्का हल्का सा सब कुछ दिख रहा है। तभी वो सपने में देखती हैं कि तीसरी मंजिल का दरवाजा धीमे से खुल रहा है और वहां से एक आदमी और एक औरत नीचे की तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। चेहरा सफेद पड़ा है जैसे किसी ने सारा खून चूस लिया हो, पर आंखों से खून बह रहे हैं और हाथ पैर सूखे हुए हैं जैसे सालों से कुछ भी ना खाया पिया हो। उसकी दादी सपने में ही उन्हें देख रही थी और बहुत ज्यादा डर रही थी और वो बोल भी रही थी, नहीं नहीं, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। तभी उसकी दादी देखती हैं कि वहां कोई और भी खड़ा है। मतलब तीसरी मंजिल पे कोई और भी खड़ा है, पर उसकी सिर्फ परछाई दिख रही है। तब तक वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं, वो आदमी और औरत, और उसकी दादी के सर और पैर की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। दोनों प्रेत के रूप में थे। दोनों कुछ बोल रहे थे पर उनकी बातें दादी को समझ में नहीं आ रही थी और वो दोनों प्रेत गुस्से में आ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी कुछ बात बताना चाह रहे हैं जो बात दादी को समझ में नहीं आ रही है, जिससे वो दोनों प्रेतों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दादी को उठाकर बेड से नीचे फेंक देते हैं, जिससे दादी वहीं पे बेहोश हो जाती है। दादी ने सब कुछ सपने में देखा। पर इधर सुमन और भास्कर अपने कमरे में सो रहे थे। सुमन भास्कर की बाहों में सो रही थी। पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ वो सबको भूल कर वो आराम कर रही थी। ये रात सुमन और भास्कर की शादी के बाद पहली रात थी। सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे भास्कर उसके बालों में हाथ फेर रहा हो और एक हाथ उसके पीठ पर रख के सहला रहा हो। सुमन नींद में ही मुस्कुरा उठी। वो बोलती है, सो जाओ ना, आप थके नहीं है क्या? मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे सुबह उठना भी होगा। पर कहीं ना कहीं उसको भास्कर का टच बहुत अच्छा लग रहा था और उसे एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। इसको इग्नोर करके भास्कर की बाहों में और अंदर घुस जाती है। पर उसे भास्कर का शरीर पहले के मुकाबले काफी बड़ा सा लग रहा था और भास्कर के सिर पे काफी ज्यादा बाल महसूस हो रहे थे और वो बदबू भी उसी शरीर से आ रही थी। वो ये सब महसूस कर ही रही होती है कि उसके बाथरूम का फ्लश होता है और बाथरूम का दरवाजा एक झटके से खुलता है। सुवन भी एक झटके से उठ के बैठ जाती है तो देखती है भास्कर वॉशरूम से बाहर आ रहा है। वो तुरंत मुड़कर बेड पे देखती है तो वहां कोई नहीं था, पर बेड पे जो भी था उसकी गर्माहट अभी भी वहां थी। सुमन उठ के भास्कर के पास जाकर उसके गले लग जाती है। वो कुछ भी नहीं बोली। भास्कर ने भी बोला, अरे कोई बुरा सपना देख लिया होगा, आओ चलो वापस सोते हैं, सो जाओ सो जाओ। सुमन डरते हुए वापस बेड पर आ गई, पर उसको अब नींद नहीं आ रही थी।
उसे हर वक्त कमरे में किसी के होने का एहसास होता। उसे कई बार ऐसा लगता कि कोई उसके कान के पास ही जोर जोर से सांसें ले रहा है। किसी की गर्म सांसें उसके कान तक आती। भास्कर बगल में सो रहा होता, पर उसे महसूस होता कि कोई फिर से उसके सर में उसके बालों को सहला रहा है। कभी उसे ऐसा लगता किसी ने उसके हाथ को टच किया, तो फिर कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पैर को टच कर रहा है। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो रात भर सोई ही नहीं। सुबह हो गई। सुबह 5 बजे घर में एक जोरदार चीख गूंजी और सबकी नींद खुल गई। सब भागकर घर के मेन हॉल में आ गए। वहां जमीन पे दादी पड़ी हुई थी। उनका सर फट गया था और हॉल में काफी खून बहा हुआ था। ये चीख भास्कर के माँ की थी। वो वहीं पास में खड़ी थी। जब सब भागकर दादी के पास आए और उनको उठाना चाहा, तो देखा कि दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उनकी डेथ हो चुकी थी। घर में सन्नाटा पसर गया। कल ही शादी और आज एक मौत। झटपट दादी के क्रियाक्रम का इंतजाम किया गया। किसी को भी नहीं बुलाया गया। घर के लोग ही मिलकर उनको शमशान तक ले गए। सुमन को ये बहुत अजीब लगा कि जनरली अगर घर में कोई या किसी के यहाँ कोई मौत होती है तो रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, पर यहाँ किसी को भी नहीं बुलाया गया और हर काम बहुत हड़बड़ी में हो रहा था। पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी कोई भी मौत इतनी नजदीक से नहीं देखा था। पूरे दिन घर में सब शांत थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। और पिछली रात जो कुछ भी सुमन के साथ हुआ, सुबह के हाथ के बाद वो सब भी भूल गई थी। सुमन ने दिन भर में एक बात गौर की इस घर में, कि घर में कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही किसी भगवान या मूर्ति लगी हुई है, किसी भगवान की फोटो लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुमन ने अपनी चाची सास से पूछा, चाची जी, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता क्या? तभी इसकी चाची ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, चुप, दोबारा ऐसी बात मत पूछना। यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है। इस घर का यही रीत है और तुम भी चुप रहा करो। पूजा पाठ करेंगे। शाम तक दादी की अस्थियां आ गई। उनकी अस्थियां भी एक मिट्टी के मटके में रखी गई थी और मटके का मुंह काले कपड़े से बांधा गया था। उसको घर के कोने में रख दिया गया। घर के लोग बिल्कुल आम सा ही दिन बिताने लगे। लोगों का खान पीन ऐसा था जैसे घर में कोई मृत्यु नहीं हुई है। रात में सबका खाना खाने के बाद तकरीबन 11:30 बजे भास्कर के पिताजी ने सबको बुलाया। जब सब आ गए तो उन्होंने वो अस्थियां सुमन को दे दिया और बोला, बहू, ये अस्थि का मटका है, ले जाकर इसको तीसरी मंजिल के उसी कमरे में रखना है। सुमन के हाथ पैर सूज गए कि ये क्या है, ये सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं, और अस्थियां तो बहा देते हैं नदी में, ये इसको हम घर में क्यों रख रहे हैं? भास्कर की माँ को समझ में आ गया कि सुमन परेशान हो रही है। वो आगे बढ़ी, पर भास्कर के पिताजी ने उनको आग दिखाते हुए रोक दिया और कहा कि अब तो बहू आ गई है तो सेवा की सारी जिम्मेदारी इसी की है। सुमन हाथ में मटका पकड़े खड़ी थी और तीसरी मंजिल को ही देख रही थी। क्या है उस तीसरी मंजिल का राज? क्या सुमन इस घर में आके फंस गई है? और अब उसको किसकी सेवा करनी है और कैसी सेवा? क्या है भास्कर के परिवार का राज? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और एक और बात दोस्तों, कि अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे एटलीस्ट कमेंट में वो जगह तो ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानना कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से हैं, किस किस जगह से हैं, इंडिया के किस कोने से हैं या देश के किस कोने से हैं। विदेश में भी अगर आप सुन रहे हैं तो आप विदेश के किस कोने से सुन रहे हैं, तो मेरे को प्लीज़ अपनी लोकेशन मैसेज में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी को सुनते रहना और इसका कहानी का अगला भाग अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ तो मुझे बताना, कैसे आपको कहानी कैसी लग रही है। मैं फिर मिलूँगा अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।